हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर हम बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छे हो? यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ाई। सांख्यिकी अगला चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स, है ना। कमर्शियल फील्ड में ज्यादा यूज करा जाता है, वाणिज्य के क्षेत्र में। ठीक है, कभी कोई दो तीन चीजों को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्रिकेट मैच वगैरह भी देखते होगे तो बहुत सारा रोल है। आप देखते हो कि भाई ये टीम इतना स्कोर कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ये इस टाइम पे यहाँ पे थी, ये इस टाइम पे यहाँ पे थी, है ना। ग्राफ व्राफ बनाते हैं, दिखता ही होगा। तो चलिए शुरू करा जाए। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज आती है मीन। देखो, तीन बेसिक फंडामेंटल मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक है, क्या क्या? मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड हमने पढ़ रखा है 10वीं क्लास में, है ना। यह है माध्य, माध्यिका, ठीक है, और मोड। ये तीन चीजें हमने क्या किया हुआ है? पढ़ रखा है। तो जो माध्य होता है, मीन होता है, वो अरिथमेटिक मीन ही है, जो हमने पहले पढ़ा है। कब? श्रेणियों में पढ़ा है ना, श्रेणी में। सर बिल्कुल पढ़ा है। तो माध्य क्या होता है? अगर मान लो अपने पास ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3 ऐसे करके xn ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो? मतलब अवलोकन, जो भी चीज आ रही है कि भाई ठीक है, एक ये डेटा है, ये है, ये है, ये है, रॉ डेटा, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा करके कुछ लिखा हो, है ना। इस तरीके से कोई चीज दी गई हो आप, और आपको बोला होगा इन सभी का माध्य निकालना है। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे, सबके नंबर, इसके इतने नंबर है, 50 नंबर है, ये 52 नंबर है, ये 60 नंबर है, ये 80 नंबर है, इन सभी का एवरेज निकाल के बताओ। एवरेज, एवरेज। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज। ठीक है, ये अपन करते भी हैं तो कई दफा एवरेज होता है तो बताते ना एवरेज। बट ये ना बड़ा मिसलीडिंग सा टर्म होता है, समझाते हैं। पहले फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि कहां पे त्रुटि है, इसमें कहां पे गलती है। तो जो मीन होता है उसको एक्स बार से लिखते हैं। एक्स बार का मतलब मीन होता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये आता है x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक? xn तक, डिवाइडेड बाई n। जितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं सम बटा टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम मतलब योग, ठीक है, बटा कुल ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो अपने को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अब मैं सीधा सवालों से शुरू करूंगा क्योंकि वहां से हम इसके बारे में थोड़ा और गहन चीजें सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें? सर प्लीज शुरू कीजिए। तो पहला सवाल है 20 अवलोकनों, है ना। 20 अवलोकनों मतलब 20 ऑब्जर्वेशंस जो है, अवलोकन कहते हैं उसको, वाले डेटा सेट का माध्य 40। बहुत अच्छी बात। एक डेटा सेट है जिसमें 20 ऑब्जर्वेशन, 20 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए, उसका माध्य जो है वो 40 है। और यदि एक अवलोकन 53 को गलत तरीके से 33 के रूप में दर्ज किया गया था, 40 कब आ रहा है? 40 तब आ रहा है जब आपने एक अवलोकन 53 को 33 के रूप में दर्ज कर दिया। तो सही माध्य क्या है? अब ये जेई का क्वेश्चन है ना, ये सारे जेई के ही क्वेश्चन है, सारे जेई मेंस के क्वेश्चन, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो दो तीन तरीके। पहले तरीके से शुरू करते हैं, जैसे बच्चा सोचेगा, बच्चा ये बोलेगा सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताइए। x1 प्लस x2 ऐसे करके मान लिया 19 ऑब्जर्वेशन ये हो गए, और जो गलत ऑब्जर्वेशन था उसको लिख दिया 33। गलत ऑब्जर्वेशन जो था उसको 33 लिख दिया। इसको 20 से भाग दिया तो मुझे x बार मिल रहा है। x बार का मतलब कितना? 40 मिल रहा है, 40। क्या ये कहानी आपको समझ में आती? सर बिल्कुल आती। तो क्या कोई प्रॉब्लम? सर कोई समस्या नहीं, पक्का। भाई यही तो x बार होगा, सबको जोड़ करके 20 से भाग दे दिया और 40 आ गया। ठीक, तो यहां से x1, x2 और x19 का जो मान आता है वो आता है 40 गुणे 20 माइनस 33। ये बात तय है ना? अरे भाई 40 को 20 से गुणा किया और 33 घटा दिया तो ये हो गया 800। 800 में से 33 गया तो कितना आया? 767, 767। जोड़ लो यार, 770 और 30, 800 बिल्कुल सही है। तो 767 आ रहा है इसका। अब अपने को चाहिए क्या? उसने बोला अब अगर सही ऑब्जर्वेशन होता तब क्या होता? तब होता x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करके x19 की जगह 19 यहां पर और 33 की जगह 53 डिवाइडेड बाई 20।
ये कितना आए, इसका वैल्यू रख देते हैं कितना, 767, 767 प्लस 53/20 कितना आया यार, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 53 है ना, तो 820/20 यानी कि 41 तो आंसर क्या होगा 41 होगा, क्या होगा 41। अब ये तो था एक तरीका। सर दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2, आप वही काम करो दोबारा, x1 से लेकर x19 तक लिख दो और 33 लिख दो बटा 20, आप ये भी छोड़ो, आप तो सीधा सीधा जो आपको चाहिए वो लिख दो। यही चाहिए, यही चाहिए ना, अरे यही चाहिए, गौर से देखो इसे, है ना सर यही चाहिए। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तोड़ दें, तोड़ दीजिए सर, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। x19 तक था और यहां पे 33 लिख दिया और इसको 20 लिख दिया और अब अलग अलग 20 कर दिया। क्या किसी को कोई तकलीफ, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। चलो एक काम कर, दूसरा स्टेप भी लिख लिया। अब ठीक है क्या, 53 के टुकड़े किए 2 और दोनों को अलग अलग कर दिया और लिखा x1 से लेकर के x19 तक प्लस 33 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20/20, ये कहानी खत्म, इसका आंसर आया 1। ये वाली वैल्यू सर ये 40 दी हुई है, तो 40 में एक जोड़ा, उत्तर बताओ 41, सही है, पक्का सर एकदम सही है। और जुगाड़ बताऊं, एक और रास्ते से करें, कुछ और सोचें, प्लीज सर सोचिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको, 41 आ गया आंसर। चलिए अब थोड़ा सा ना कुछ चीजें और सीखते हैं मीन के बारे में, जहां से आपको जेई में सवाल मिलते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर शिफ्टिंग स्केलिंग इनके ऊपर मिलते हैं। क्या होता है ये, देखो इधर, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो x1 x2 xn इनका मीन यदि x बार, इनका मीन यदि x बार, तो अगर मैं इसमें किसी a का गुणा करता हूं, किसी a का गुणा करता हूं, सारे ऑब्जर्वेशन में a का गुणा किया, तो मीन कितना आएगा ये पूछा है। मान आप मेरी बात समझ रहे हैं, किसी स्केलर नंबर या किसी एक अचर संख्या a से गुणा कर दिया, है ना, 0 के अलावा गुणा किया, जैसे 5 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, लेकिन सभी ऑब्जर्वेशन में, ये नहीं कि आप एक ही ऑब्जर्वेशन में गुणा कर दो और कह दो कि सर ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है ना, फिर तो कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा किया गया, जब ऐसा किया जाएगा तो आप बताइए आपका मीन क्या आएगा, ax1 प्लस ax2 प्लस axn डिवाइडेड बाई n, यही आएगा मीन, x न्यू बार, ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत। xn मतलब नया वाला मीन, है ना, नया वाला मीन, इसको लिख दो नया मीन, ठीक है। अब बताओ xn बार कितना आया, सर a कॉमन लिया तो यहां से आया x1 प्लस x2 प्लस xn बटा n। क्या आप ये बात जानते हैं ये कितना होगा, ये होगा ax बार, तो आपको यहां पे ax बार मिल जाए। मतलब यदि मैं सभी नंबर में सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें a का गुणा करता हूं तो मुझे ax बार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ax बार, ठीक है, ये बात तय है ना सर, ये पक्की बात, ठीक। अब यही काम यदि मैं ऐसा करूं, दूसरी चीज, यदि मैं बोलूं x1 में b जोड़ा आपने, x2 में भी b जोड़ा आपने, ऐसे करते करते xn में b जोड़ा आपने, अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, इसका मीन क्या है। तो सर कुछ भी नहीं है, इसको जोड़ लेते हैं, x1 प्लस b प्लस x2 प्लस b, सभी ऑब्जर्वेशन में किसी नंबर का गुणा कर रहे हैं, xn प्लस b डिवाइडेड बाई n, ये आया xn बार। अब बताओ xn बार कितना हुआ, सर अगर मैं अलग अलग कर दूं तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, और यहां से b प्लस ऐसे करते करते कितनी दफे b आएगा, बोल दो कितनी दफे आएगा, सर n दफे आएगा, n बार आएगा 100%, तो n टाइम्स। क्या कोई समस्या, सर कोई समस्या आएगी नहीं, बुलाओगे तब ना आएगी, समझे, यस सर। तो x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते xn डिवाइडेड बाई n प्लस
n इंटू बी बटे n। सर n इंटू बी क्यों? b को n दफे जोड़ोगे n इंटू बी तो आएगा, n से n चल बसा, ये x बार है, ये x बार है, x बार प्लस b, ये आपका नया मीन हो गया। मतलब अगर आप कोई संख्या जोड़ते हो तो मीन में उसी संख्या का एडिशन हो जाता है। जैसा मीन के साथ होगा वैसा ही मीडियन के साथ होगा, वैसा ही मोड के साथ होगा। ठीक, जो चीज मीन के साथ होती है वही मीडियन के साथ होती है, वही मोड के साथ होती है। ठीक, x1 आपने देखा कि अगर मैं संख्याएं जोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, ऐसा कर दूं तो क्या आप मेरे को आंसर बता सकते हैं क्या मीन होगा? ax बार प्लस बी। समझ में आ रहा है? ये नया मीन हो जाएगा इसका। a की वजह से गुणा हो जाएगा और b की वजह से ऐड हो जाएगा। तो जो काम आप यहां पर हर एक प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जर्वेशन में करना है वो काम, आपको सभी ऑब्जर्वेशन में वो काम करना है। अब जैसे वो सवाल था, उस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं, उस सवाल यदि मैं ध्यान से देखूं तो वो था x1 x2 है ना, x1 x2 ऐसे करते करते x19 और 33, और अगर मुझे 33 की जगह 53 लिखना हो, 33 की जगह यहां पे 53 लिखना होता, मान लो 53, तो 20 का एडिशन होना है टोटल सम में 20 की कमी है, 20 ज्यादा होना चाहिए। तो 53 में से 33 कम करके देखो तो 20 आता, 20 का एडिशन होना चाहिए टोटल सम। अब इस 20 के अगर मैं इसमें एक दे दूं, इसमें एक दे दूं, सब में एक दे दूं, तो ये क्या हो जाएगी? वैसे ही कुछ हो जाए, मतलब 53 वाला ही हो जाए। सम तो उतना ही आएगा और डिवाइड तो 20 से ही लगाना है, तो मीन कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 40 था, अब मीन कितना हो जाएगा? 41। ऐसे भी सोचा जा सकता है, बट ठीक है, मतलब दूसरा जो मेथड है ना वो ठीक है ना, वो परफेक्ट है। अभी इस मेथड को कब लगाना है वो अभी आपको सीखते हैं, अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उस मेथड को हम सीख लेंगे। क्या ये कहानी आपको क्लियर है कि कैसे हम मीन के बारे में, मीन के साथ खेल रहे हैं? जब मैं गुणा करता हूं किसी चीज का, ठीक है, यहां पे देख लो, जब मैंने गुणा किया, इसको कहते हैं स्केलिंग। क्या कहते हैं? स्केलिंग। स्केल कर रहे हैं, स्केल मतलब गुणा कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक, इसका किसी चीज का गुणा कर रहे हैं इन सब में। और जब मैं ऐड करता हूं कोई चीज तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है शिफ्टिंग। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग। ठीक है, ऐड कर रहा हूं किसी चीज का, तो शिफ्टिंग और स्केलिंग का दोनों का अंतर मीन पे पड़ता है। ठीक है, ये कहानी तो क्लियर हो गया। अब जरा बात करते हैं माध्यिका की, मीडियन की। ठीक है, नेक्स्ट इज माध्यिका। सारे फॉर्मूले लगाते हैं, वही जो 10वीं में करते हैं ना, केवल वही काम करना है। माध्यिका मीडियन है, ये तो आपने फॉर्मूले तो पढ़े ही हैं सारे के साथ। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां पर अपने को सवाल आते हैं, जहां से चांसेस होते हैं, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। माध्यिका जो है वो अपने को पता है क्या होती है। जैसे मान लो x1 x2 xn, ये है ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन। अब अगर ये ऑब्जर्वेशन है, ये अपने पास ऐसा दिया हुआ, यदि n जो है वो ऑड हुआ, जैसे थोड़ी देर समझो। अच्छा, माध्यिका का मतलब क्या होता है ये बता सकते हो? सर माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला पद, बीच वाला पद, एकदम मिडिल में जो चीज आएगी, बिल्कुल मिड में, वो पद कहलाता है बीच वाला पद, मीडियन कहलाता है माध्यिका। n जो है वो है ऑड। ठीक, क्या है? ऑड। अगर n ऑड हुआ तो अपना आंसर क्या आएगा? सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। आप समझो, जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब बीच वाला पद आपको दिख रहा है, सर ये बीच वाला पद है क्योंकि 2 इधर है और 2 इधर, ये मीडियन हो गया। XM मतलब मीडियन, ऐसा लिखती है, ये मीडियन हो गया।
ये बात तो अपने को समझ में आ गई, लेकिन अगर मेरे को ऑब्जर्वेशंस दिखते नहीं, या 5 होते, अभी 5 है, मान लो 50 51 हो जाए, मान लो बहुत ज्यादा हो जाए, अपने को अननोन है, तब सूत्र क्या लगेगा? तब सूत्र लगेगा ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। तो अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2 ये जो ऑब्जर्वेशन होगी, ये वाली ऑब्जर्वेशन कहलाएगी मीडियन। लेकिन एक कंडीशन कहीं भी कुछ भी लिखा हो तो नहीं, जैसे ये ना ऐसे लिख दिया आपने 2 3 1 4 और 5, अब ये वाला मीडियन कहोगे, ये गलत बात है, ये माध्यिका नहीं होगी। उसके लिए क्या है? ऑब्जर्वेशन को या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए क्रम में लिखें, तब आपका जो ये सूत्र लगा रहे हो ये सत्य है। जैसे यहां 5 है ना, तो 5 + 1 6/2, यानी कि तीसरा टर्म जो आएगा वो क्या होगा? माध्यिका होगी, तीसरी टर्म माध्यिका होगी। ये बात तो क्लियर हो गई, अब पक्का हो गई सर? तो आप समझ रहे हो? तो ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर नोट लिख लो, यहां लिख लेते हैं, जो भी आपका ऑब्जर्वेशंस है ना, ऑब्जर्वेशन को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखें। ठीक है? ऑब्जर्वेशंस को पहले तो आप या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या आप घटते हुए क्रम में लिखें, और उसके बाद अगर n ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगा, और यदि n इवन हो गया, इवन बोले तो सम हो गया, तब क्या होगा? तब हो जाएगा मीडियन। xm का वैल्यू आ जाएगा x n/2 प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन का हाफ। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन है आपके पास? क्या इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो? देखें, कोशिश करें। यस सर, चलिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब कोई सा भी पद लोगे ना, जैसे मान लो 4 उठा लिया, तो इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। फंस गए ना? फंस गए सर। अब तो 4 के इधर और इधर गड़बड़ है ना काम। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, एकदम बीच वाला पद चाहिए। तो 6/2 कितना हुआ? 6 ऑब्जर्वेशन है, 6/2 प्लस 6/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया? ये आया थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है? 3 और 4/2, यानी कि 7/2 मीडियन आ जाए, 7/2 मीडियन आ जाए, जो कि ठीक इसके बीच में आएगा, ठीक इसके बीच में, इसके मध्य में आएगा। मीडियन का मतलब माध्यिका ही है, तो माध्यिका जो है वो मीडियन है, वो बीच में आ रहा है एकदम। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मीन मीडियन मोड। तो मीडियन का मतलब अपन को ये बात समझ में आ गई कि हमने ऐसा कर लिया। ठीक, तो ये हो गई थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 4/2 7/2 हो गया xm। ठीक, ये कहानी क्लियर हो गई अब आपको? अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बीच वाली 2 ऑब्जर्वेशन होती ना, इनका मीन होता है, इनका मध्य क्या है? माध्य क्या है सर? 7/2। तो इनका मीन जो है वो मीडियन कहलाता है, जब ऑब्जर्वेशंस कैसी होती हैं? इवन होती है। फिर बाकी जब अपना डेटा जो है वो टेबल वेबल बनती है, 30 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वैसा वाला कुछ बनता है, तो उसके लिए तो डायरेक्टली सूत्र है, वो अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो अपने को पढ़ना ही नहीं है 11वीं में, तो कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली वो सूत्र तो आता है ना अपने को, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मीडियन क्या होता है। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे, अगले सवाल पे चलेंगे।
ठीक है, यस सर, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लेते हैं। माध्यिका की डेफिनेशन जो है वो यहाँ लिख दी है मैंने, है ना। क्या लिखा हुआ है? माध्यिका वह पद है जो बंटन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अभी तो यही पढ़ा रहे हैं आप। यस सर, यही पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब बेसिकली डेफिनेशन लिख दी कि भाई माध्यिका बंटन में 50वें शतमक पर पद रूप को भी दर्शाता है। मतलब बेसिकली आधा आधा 50-50 हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आधा, इसके इधर कम होंगे, इसके इधर ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ बोल रहा है ना। ये बात अपने को समझ में आती है। माध्यिका की डेफिनेशन ये है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे मीन वाला। अब देखना, आपने अगर पढ़ाई करी है ढंग से तो आपको इसमें भी अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। सर कैसे? देखो तो सही, लिखा है 2n भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय में माध्यिका के नीचे के प्रत्येक प्रेक्षण में, ऑब्जर्वेशंस में, प्रेक्षण में 5 की वृद्धि की जाती और शेष प्रेक्षणों में प्रत्येक में से 3 की कमी की जाती। तो प्रेक्षण के नए समुच्चय का माध्य क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली चीज तो वो बोल रहा है x1 x2 ऐसे करके xn तक है और इनका मीन x बार है, ये बोल। ठीक है, अब अपने से बोला है कि जो कहीं पर 2n ऑब्जर्वेशन, 2n ऑब्जर्वेशन, कहीं पर n ऑब्जर्वेशन, फिर n+1 भी आएगी, ऐसे करके कुछ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2n ऑब्जर्वेशन है, n नहीं है, 2n ऑब्जर्वेशन है। तो आप बताइए कि मान लेते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ, ठीक है, आरोह अवरोह वाले क्रम में लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा हुआ है, मान लिया जाए ऐसा। तो आप बताइए मीडियन कहां पे आएगा? सोचो, दिमाग लगा। 2n मतलब इवन ऑब्जर्वेशन हो गई, तो n इधर मतलब मीडियन यहां कहीं बीच में आने वाला है, ये xm आने वाला है, मीडियन आने वाला, ये बात पक्की है ना। इसके बीच में आएगा ना मीडियन, क्योंकि इवन ऑब्जर्वेशन है। इसका और इसका माध्य जो होगा वो मीडियन होगा। इसके इस तरफ बराबर, इसके इस तरफ बराबर। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेक्षण के नीचे के प्रत्येक प्रेक्षण है ना, इसके पहले के, उनमें 5 की वृद्धि कर दो। तो भाई आप ऐसा कर दो, x1 + 5 x2 + 5 कहां तक? xn + 5, और इन सभी में क्या कर दो? 3 कम कर दो, xn + 2 - 3, ऐसे करते करते x2n - 3, ये कर दिया आपने। अब वो बोल रहा है अब मीन में क्या चेंज होगा, आप बताइए। बताते हैं। अब आपने मीन निकालने की कोशिश करी, वो क्या आएगा? x1 + 5 x2 + 5 कहां तक? xn + 5 तक, प्लस xn + 1 + -3 xn + 2 - 3, और कहां तक? x2n - 3, यहां तक जाएगा बेटा। और इसको भाग किससे देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये बता दो बस। n से कि 2n से? सर 2n से। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2n। जितनी ऑब्जर्वेशन है उसी से डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि n से डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया, गलत आएगा। फिर 2n से भाग देंगे। अब आप बताइए, मेरे को दिमाग लगा के सोच समझ के बताइए, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है? x1 x2 x3 मैंने अलग कर लिया, मैंने ये पूरा अलग कर लिया, ठीक है, x2n तक अलग कर लिया। ध्यान से देखना, 5 5 5 5 कितने दफे 5 लिखा है? n दफे 5 लिखा है, तो 5n हो गया। और 3 कितने दफे लिखा है? सर n दफे, तो माइनस का 3n। देखो ना, चेक करो ना, ध्यान से देखो ना यार, 5 5 5 5 5 n दफे, n बार, और 3 3 3 3 3 3 3 कितने दफे? ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा? और आप 2n से डिवाइड कर दो, तो अलग अलग किया तो x1 से लेकर के x2n तक डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2n/2n, ये हो गया 1, ये हो गया x बार, यानी कि x बार + 1। इसका मतलब मीन 1 से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? 1 से। 1 से बढ़ जाता, ऐसा नहीं कि 2 से बढ़ जाता। n से डिवाइड करते फिर 2 से बढ़ जाता, ठीक है, तो गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में। तो आंसर आएगा 1 से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाएगा। आगे बढ़े सर, प्लीज बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखते हैं।
अगर मान लो ऑब्जर्वेशंस वही x1 है, x2 है, xn है, इनका मीन x बार। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक में 1 जोड़ा, एक में 2 जोड़ा और इसमें n जोड़ दिया। अब आप बताइए क्या होगा मीन। तो भाई आपको ना इस बार कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं लगेगा, आपको जोड़ना ही पड़ेगा बेटा, आपको ऐड ही करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n। यहां से देखोगे तो x1 से लेकर के xn तक तो अलग हो जाएगा, +1 +2 प्लस कहां तक n तक डिवाइडेड बाय n। ये तो आपका x बार हो गया। दूसरा वाला n इंटू n +1/2 और यहां पे n, ये दोनों चल बसे। ये आंसर आएगा फाइनली, क्या उत्तर आएगा, x बार प्लस n +1/2। ठीक है, तो आपको अब जेई में क्या करते हैं, कोई श्रेणी दे देगा आप, मान लो 1 का 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसी वाली भी श्रेणी दे सकता है, या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर दे दिया, फिर आपसे सवाल पूछ लिया, तो मिक्स करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बस कहानी ये समझ में आ गई। सब में 1 जोड़ता तो फिर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन सब में 1 जोड़ा नहीं, अलग अलग चीजें जोड़ी है, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा विकल्प आपके पास बचता नहीं है। एक और सवाल, चलो सवाल तो खत्म हो गया, मीन वाला, मीन वाली चीज अपने को समझ में आ गई, आसान है मीन, यस सर बिल्कुल आसान। अब यहां पर लिखा है मेजर्स ऑफ स्प्रेड और डेविएशन, क्या मतलब हुआ इसका, बिखराव या विपेक्षण की माप का माप। विपेक्षण मतलब बिखराव, बिखराव मतलब क्या होता है, दूरी। अब तुम ये बात समझो कि मीन जो है और मीडियन जो है, वो मोड जो है, ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें क्या होता है ना, जब आप डेटा को गहन स्टडी करना चाहते हो, उसकी ना और अच्छे से देखना चाहते हो कि भाई और उसमें क्या हो सकता है, या आपको एक साधारण एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एक सबसे साधारण एग्जांपल। मान लो मैंने, ये बालक ए है, ये बालक बी है, और कोई मिस्टर एक्स है ना, उसने बोला कि देखो मैं इसको 1 करोड़ रुपए दूंगा, दे दो भाई कोई दिक्कत, और बोले इसको 1 रुपए दूंगा, अच्छी बात है, ऐसा कुछ हुआ। ऐसा होने से अब क्या हुआ कि लोगों ने, ये नहीं पता लोगों को कि इसको 1 करोड़ दिए गए, इसको 1 रुपए दिया गया, ऐसा लोगों को पता नहीं। ठीक, सिर्फ उनको पता है एवरेज। एवरेज मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज या ऑन मीन, ठीक है, वो है 1 CR +1 डिवाइडेड बाई 2, लगभग 50 लाख रुपए आता है ना, लगभग मान के चलते हैं लगभग 50 लाख, तो ठीक कुछ ऐसा ये वैल्यू आती है। आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं आपसे ये बात ना, ये डेटा ना दूं आपको, सिर्फ ये चीज बताऊं कि भैया मैंने ऑन एन एवरेज एक आदमी को 50 लाख रुपए दिए, अच्छी बात है, मतलब मिस्टर एक्स ने दिए, मैंने नहीं दिए, ठीक है, मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए दिए ऑन एन एवरेज। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। वाकई में ये तो 1 करोड़ मिल गए, इसको 1 रुपया मिला, ये क्या सोच रहा होगा, अब आप समझ सकते हैं ना। बाकी ठीक है, आप खुद समझदार हैं। अब इधर देखो, तो कहानी का मतलब क्या है, इस बात से क्या शिक्षा मिली हमें, हमें यह शिक्षा मिली कि जो मीन है ना, वो बड़ा मिसलीडिंग टर्म, एवरेज वाली चीज बहुत मिसलीडिंग है। हो सकता है उस एवरेज से कोई बहुत दूर हो, और हो सकता है उस एवरेज से कोई बहुत पास, या सबको लगभग बराबर बराबर पैसे मिले हो, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल ये है कि भाई आप मान लो यही 1 CR है, इसको 48 लाख दे दिए और इसको 52 लाख दे दिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्पैरिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि चलो ठीक है यार, लगभग बराबर पैसे दिए गए हैं, ये समझ में आ रहा है, यहां भी एवरेज वही ऐसा ही कुछ आ जाएगा, ठीक है, जोड़ोगे, है ना भाई, ऐसा कुछ मतलब 52 लाख या 53 लाख दे दिए, चलो लगभग मान लो 53 दे दिए, खुश, थोड़ा सा 1 CR से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका एवरेज जो है वो राउंड अबाउट देख लो, जोड़ लोगे इसको तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ठीक है, इतना अपने पास आ जाएगा, है ना। 48 और 53 डिवाइडेड बाई 101 बटा 2, तो 50.5 कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है ना, 50.5 के लगभग आता है, ठीक, 50.5 के लगभग। वो चीज फिर भी जायज लगती है, लगता है कि हाँ चलो यार ठीक है, उसके आसपास ही है, लेकिन यहां पर क्या आसपास है, नहीं है। इसलिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये वाले ऑब्जर्वेशन इस टाइप के, यहां पर परेशानी आती है कि यार कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे दी गई,
वो जानकारी भी होना आवश्यक है अगर आप इस चीज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल समझो कि मान लो कोई बैट्समैन है, वो एक मैच में 200 रन बना गया और अगले 4 मैच में 2-2 रन, 1-1 रन पे आउट हो गया, तो भी जो एवरेज है वो बहुत बड़ा आएगा, एक ठीक ठाक अमाउंट में एवरेज आएगा, 50-55 के आसपास का मान लो एवरेज आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो रहा है कि वो हर मैच में 50-55 रन बना रहा है। तो पता करना है कि खिलाड़ी कैसा है। अब एक मैच में 500 रन बना दो और बाकी के 5 मैच 6 मैच में कुछ मत बनाओ और 1-1 2-2 रन बनाओ, तो बैट्समैन अच्छा हुआ क्या? ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से, कि उस मीन से, उस एवरेज से बिखराव कितना है, दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये कहानी यहां पर शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ परिवर्तनशीलता का माप उस बिखराव के बारे में सूचना देता है जिसमें पद किसी बंटन से औसत मान से विचलित या सामूहित होता है, अर्थात औसत मान के पारिता आंकड़ों के फैलाव को आंकड़ों का विक्षेपण कहा जाता है। तो बेसिकली 4 मेथड हैं अपने को चेक करने के, परास, रेंज, प्रसरण, परास मतलब परिसर भी कहते हैं इसको, माध्य विचलन, मीन डेविएशन और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, वेरिएंस, प्रसरण। ठीक, तो महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या लिखी हुई है? लिखा हुआ है ना कि विपेक्षण के माप का लघु माप निर्देशित करता है कि आंकड़े पास पास समूहित है। सीधी सी बात है यार, अगर कम डेविएशन आया तो पास पास होंगे, ज्यादा डेविएशन आया तो दूर दूर होंगे। तो अपने को पता लग जाएगा कि क्या हो रहा होगा, असल में सिचुएशन कैसी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे परिसर। परिसर बहुत ही आसान चीज है यार, रेंज बहुत ही आसान चीज है। क्या लिखा है? परिवर्तनशीलता को समझने एवं गणना करने का सबसे साधारण माप जो है वो परास, सबसे इजी है यार। क्या कहता है वो? परास बंटन में उच्चतम एवं निम्नतम मान का अंतर, सबसे मैक्सिमम चीज और सबसे मिनिमम चीज। क्योंकि यह बंटन में मुख्य चरम पद पर आधारित है तथा बंटन में विचलन के प्रकार को पूर्ण नहीं समझाता है। वैसे ये बात भी समझ में आ रही है कि भाई पूरा तो ये भी नहीं समझा पाएगा। अरे आप मैक्सिमम मान उठा रहे हो, मिनिमम मान उठा रहे हो, उनके बीच की दूरी देख रहे हो, अब बीच के टर्म्स का क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं है। ये भी उतना पूरा नहीं समझाता, बट फिर भी समझा देता है कि चलो ठीक है, ज्यादा फैलाव नहीं है या ऐसा करके कुछ। तो परिसर पहले तो आप देख लो परिसर क्या होता है। परिसर होता है L माइनस एस, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, तो उसका गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का कोएफिशिएंट वो कितना आता है? वो आता है L माइनस एस बटा L प्लस एस, मैक्सिमम मान अपॉन लघुत्तम मान, अधिक और न्यूनतम। तो अधिक माइनस न्यूनतम बटा अधिक प्लस न्यूनतम, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। सीधी सी बात है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। आप इसको अपनी बुक में देख लेंगे, ये बहुत आसान से क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया ये निकाल के बता दो, कोएफिशिएंट निकाल के बता दो, तो बता लेंगे यार, उसमें क्या है। ठीक, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कक्षा 11वीं से रिलेटेड है, संबंध रखते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आते हैं? यही से आते हैं। मीन डेविएशन, माध्य विचलन क्या होता है ये समझते हैं, ये सब स्टैंडर्ड मान है। लिखा है माध्य, माध्यिका या बहुलक, मीन, मीडियन और मोड से विचलनों का समांतर औसत सभी धनात्मक लेने पर माध्य विचलन कहलाता है। यानी कि अगर मैं सूत्र देखूं तो इसको हम ऐसा कहते हैं, इस तरीके का सिंबल होता है डेल्टा, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, डेल्टा बोले तो मीन डेविएशन टर्म्स याद रखने पड़ेंगे बेटा। माध्य विचलन कहते हैं इसको, माध्य विचलन डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या होगी सोचो सर, ये तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे पता है 1/n इंटू सिग्मा xi माइनस म्यू पर मॉड लगा दो, xi माइनस म्यू पर मॉड लगा दो, i बराबर 1 से n। जितने ऑब्जर्वेशन है नीचे वो आ जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक, और ऊपर आएगा इसका सिग्मा मतलब इसका सब, इसका योग, i बराबर 1, x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू। अब ये म्यू क्या है? म्यू दो हो सकते हैं, एक तो होगा यदि म्यू बराबर मीडियन, अगर म्यू मीडियन हो, क्या हुआ मीडियन,
यानी कि म्यू बराबर माध्यिका हो, तो इसको कहते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, और यदि ये म्यू इज इक्वल टू मीन हुआ, इसको कहेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक, अगर हिंदी में लिखे तो लिख सकते हैं, यहां पर इसको मैं इधर लिख देता हूं हिंदी में, है ना। म्यू का मतलब क्या हुआ, अगर म्यू मीडियन हुआ, माध्यिका, तो मानक विचलन, मानक विचलन माध्यिका के सापेक्ष। ठीक, माध्यिका के सापेक्ष ऐसा लिखते हैं। उसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हो, मानक विचलन मीन के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। ठीक, तो ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। अच्छा, अगर म्यू मीडियन मोड हुआ तो म्यू मोड के सापेक्ष, है ना, वो वैसे ही अंडरस्टूड है। ठीक है, लेकिन सूत्र आपका यही आएगा, xi माइनस म्यू का मॉड। लेकिन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्मूले देखते हैं सीधा सीधा, तो हम उसको डायरेक्टली लगा नहीं पाते और बड़े अजीब अजीब से नजर से आते हैं, गंदे से दिखते हैं, ये अजीब सा दिख रहा है फॉर्मूला, है ना, लगाने में परेशानी होती है। तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उससे हम इन फॉर्मूलों को लगाना सीख लेंगे। कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ही आसान है ये सब चीजें, बस एक बार क्या है समझने की बात। ठीक है, तो समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा ये फॉर्मूले लगाना। ठीक, एक नोट पॉइंट है ना, वो नोट पॉइंट भी लिख लेते हैं। क्या है नोट पॉइंट? नोट पॉइंट ये है, मानक विचलन, मानक विचलन नहीं, माध्य विचलन, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। अब बच्चा सोच रहा होगा सर क्यों? अब यार ये तुम खुद ही फाइंड आउट कर लेना क्यों। सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मीडियन के अबाउट ही मिनिमम होता है। ये नोट याद रख लेंगे, इसे ऐसे के ऐसे ही याद रख लेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन आएगा। मानक विचलन जो है वो माध्यिका के सापेक्ष क्या होता है? न्यूनतम होता है। मिनिमम अबाउट, मिनिमम अबाउट किसके अबाउट मिनिमम है? ये मिनिमम है किसके अबाउट? सर ये मिनिमम होता है मीडियन के अबाउट। ठीक, मीन के अबाउट नहीं, मीडियन के अबाउट। मीडियन के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष अगर आपने माध्य विचलन लिख लिया तो वो न्यूनतम आएगा। अब जरा एक सवाल करते हैं, AIEEE 2009 मतलब जेई मेंस जो है वो ट्रिपल वाला एग्जाम है, जेई मेंस बन गया है, पहले ये नाम से शुरू होता था। ठीक है, अब हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो कहानी है वो समझ में आ रही है या नहीं। करते हैं इसको सॉल्व। लिखा है यदि संख्याएं 1, 1 प्लस डी ऐसा करके कुछ कुछ लिखा हुआ है, उनके माध्य से प्राप्त माध्य विचलन, मतलब माध्य के अबाउट माध्य विचलन जो है वो 255 है, तो डी का मान क्या होगा ये पूछा। करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा। यहां लिखा है 1, 1 प्लस डी, 1 प्लस 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस 2d प्लस 1 प्लस 100d डिवाइड बाई कितना बेटा? कितने से डिवाइड करते हैं? जल्दी बोल दो, बोल दो कितने से भाग देंगे? 100 से कि 101 से? बच्चा सोच में पड़ गया, बोले सर पता नहीं चल रहा है। अरे यार इधर देखो, 1 2 3 4 100 तो यही हो गए। 101 पद हैं बालक, 101 पद हैं इसमें, 100 नहीं है, 101 101 पद है, यानी कि 101 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि x बार 1 कितनी दफे लिखा है? 101 दफे लिखा है। 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते 100 तक, और यहां लिखा है d, और ये डिवाइड बाई 101 है। अब आप चाहें तो अलग अलग कर दे, तो 1 प्लस 101 इंटू 100 बटा 2 इंटू 101 इंटू डी, ये हो गया x बार। सर समझ में नहीं आया सर, कैसे कर दिया आपने? यार गधा हो क्या यार, 101 है ना, अलग अलग करो।
अलग अलग करोगे तो क्या होगा, 101 101 खत्म हो गया। ये 100 तक का समय n+1/2, तो 100 इंटू 100+1 तो 100 101 बटा 2, और यहाँ 101 है, ये 101 ये 101 चल बसा, ये आ गया 50, यानी कि x बार का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1+50, ये आ रहा है मीन। इसका क्या आ रहा है, मीन। मीन निकल के आ गया 1+50d। क्या ये बात आपको जमती है? अभी तक तो मैंने कोई भी सूत्र यूज नहीं करा, लगाया ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखते हैं क्या होगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक, अब सूत्र कैसे लगाना है समझ लो। जैसे मैं सॉल्व करूंगा ना, आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, देखो 1 प्लस डी, 1+2d, 1+50d, 1+51d, 1+100d। ये तो हो गया xi। क्या हो गया, xi। क्या हो गया, xi। मतलब ऑब्जर्वेशंस ये हो गई, xi हो गई, xi। अब x बार नीचे लिख दो सबके, 1+50d, 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 1+50d। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही, पूरी बात समझ में आ रही? कैसे किया मैंने? कुछ भी नहीं किया है, मैंने xi लिखा, सारे ऑब्जर्वेशन लिखे, उनके नीचे x बार चिपका दिया, हर एक के नीचे। क्यों किया? क्योंकि सब में से x बार को कम करना पड़ता है, सारे ऑब्जर्वेशन में से x बार को कम करना पड़ेगा। करें, चलिए अब सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर मुझे अगर xi माइनस x बार चाहिए, xi माइनस x बार का मॉड चाहिए, तो जरा बताना, माइनस का 50d का मॉड प्लस माइनस का 49d का मॉड, 0 तक जाओगे 0 आएगा, 0 के बाद यहां पे कितना आएगा, d का मॉड, यहां पे 2d का मॉड, और अंत में 50d का मॉड। क्या ये बात जमती है आपको? आराम से देखो, बिल्कुल तसल्ली से सोचो, कोई जल्दी अपने को है नहीं। मैंने अलग अलग टर्म्स पे मॉड लगा दिया, ठीक, घटाने के बाद। सही बात है, प्लस कर दिया मैंने। अच्छा, प्लस नहीं करना था, कोई बात नहीं, कॉमा लगा लो हर जगह, हर जगह कॉमा लगा लो, प्लस बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत? अच्छा, अब डेल्टा का सूत्र याद क्या होता, ध्यान से देखना। डेल्टा होता था xi माइनस x बार का मॉड का सिग्मा बटा n, i बराबर 1 से n तक, यानी कि इनका योग, इन सभी का योग वो है माइनस का 50d का मॉड प्लस माइनस का 49d का मॉड। ऐसे करते करते 0 तक जाओगे, फिर मॉड d तक आओगे, है ना, ऐसे करते करते मॉड माइनस का 50d तक जाओ, प्लस का 50d तक जाओगे बेटा, डिवाइडेड बाई 101। ये वाली वैल्यू 255 दी हुई है, शायद चेक कर लेते हैं कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, 255 दी हुई है, सही है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, 255। आपको सबको जोड़ना है। सर सबको जोड़ तो लेंगे, लेकिन आप बताइए यहाँ पे माइनस वाले पद है, यहाँ पे प्लस वाले पद है, असल में वो माइनस ही, क्योंकि डी वैसे देखो तो दो तरीके से लिखा जा सकता है भाई, 50d और माइनस 50d एक ही चीज है मॉड में, है ना, एक ही चीज है। ऐसा लिखा चाहे वैसा लिखा, एक ही चीज है, क्योंकि मापांक ले रहे हैं आप, पॉजिटिव नंबर ही लेंगे उसका। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कैसा, d प्लस 2d प्लस 50d का मॉड, और इसको 2 टाइम्स। सर 2 टाइम्स क्यों किया? अब यार खुद समझदार हो तुम, तो समझदार हो नहीं हो ये बताओ। सर है सर, पक्का चेक कर लो, देखो, अरे ऐसे ही होगा ना यार, सही है ना, समझदार है ना आप सब। देखो ना बेटा, ये सब बराबर है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गए, सारे के सारे कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए।
इसका मतलब मॉड डी कॉमन लोगे तो यहां से आंसर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 50 तक डिवाइडेड बाई 101 इंटू 2 इज इक्वल टू 255। ठीक, अब जरा इसको सूत्र लगा देते हैं, क्या आएगा जल्दी बताइए सर। 50 इंटू 51 बाई 2 इंटू 101 इंटू यहां पे 2 है और यहां पे 255। 51 से 5 से काटोगे तो 51 इंटू 5 255 होता है और 2 से 2 चल बसा और 5 से वापिस काट दिया तो ये 10 आ गए। यानी कि मॉड डी का वैल्यू आ रहा है 101 बटा 10, यानी कि 10.1 आ रहा है मॉड डी। अब दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन पॉसिबल है, एक माइनस का 10.1 एक प्लस का 10.1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन में 10.1 दिया है इसलिए आपने डी को 10.1 ले लिया। अगर माइनस दिया होता तो वो भी ले सकते थे। कौन सा ऑप्शन सही है? 10.1। तो अब आपको शायद ये वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि आपको सूत्र लगाना कैसे, फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना। सबके मीन लिख लेने, नीचे रख देना है, घटा देना है, मॉड लगा देना है, ऐड कर देना है, डिवाइड बाय एन कर देना है, काम खत्म, हो गई छुट्टी। समझे? समझ गए ना? समझ गए सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल आते हैं आसान आसान से, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जहां n एक सम संख्या, सम प्राकृत संख्या है, n इवन नंबर है। चलो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से करता हूं। ठीक है, छोटे से एग्जांपल से, जैसे 1 2 3 और 4 ही लिया मैंने, केवल 4 ऑब्जर्वेशन ले सकते, 4 ही लिया। इसका x बार बताओ क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, प्राकृतिक संख्याओं का है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इवन नंबर तक जाना है तो 4 तक जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो, 8 तक जा सकते हो, 2 तक भी जा सकते हो, तुम्हारी अपनी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हो। फिलहाल मैंने ऐसे वैल्यू रख के दे दिया आपको। ठीक, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 2 2.5, ढाई आएगा ये x बार। अब आप ऑब्जर्वेशंस देखें जरा, 1 2 3 4, ठीक है, तो 2.5 2.5 2.5 और 2.5। अब अगर मैं xi माइनस x बार लिखना, ध्यान से देखना, माइनस 1.5 माइनस 0.5 0.5 और प्लस का 1.5, ये आ गया। जोड़ सकते हैं ना ऐसा बेटा? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ सकते हैं, है ना? ऐसा जोड़ लिया, माइनस 1.5 माइनस 0.5 0.5 1.5। एक्चुअली इसमें क्या है, ऑप्शंस भी थे, है? मैंने ऑप्शंस हटा दिए। क्यों सर? ताकि तुम प्रयास करो, वरना ऐसे तुक्का लगा लोगे। ठीक है, ये इसमें मुझे आपको कुछ समझाना है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका भी बताऊंगा, बट इसमें अपने को कुछ समझना है इसलिए ये बताया। अगर मैं सिग्मा xi माइनस x बार कर दूं, वो कितना आएगा? xi माइनस x बार का सम कर दिया, वो आता है 0। इसको कहलाता है विचलन, इसका मतलब होता है विचलन। मीन विचलन जो होता है, तो यहां लिख देते हैं माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष विचलन 0 होता है। अगर दिमाग लगा सको तो लगाओ, सिग्मा xi माइनस x बार। ठीक है, xi का सिग्मा लोगे तो n इंटू एक्स बार आएगा, और x बार n दफे जाएगा तो n इंटू एक्स बार आएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा। अगर सोच सको सिग्मा को अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो xi का होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सबको डिवाइड बाय n करने पर क्या आता है? x बार आता है, तो n x बार आ गया, n टाइम्स मीन हो गया, और ये भी n टाइम्स मीन आएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक चीज है आपको ध्यान रखनी कि अगर विचलन पूछा जाए मीन के अबाउट तो वो 0 आता है। अब यहां पर डेल्टा निकालना है, मान लो डेल्टा कैसे निकालेंगे? डेल्टा निकालने के लिए मॉड ऑफ 1.5 प्लस मॉड ऑफ 0.5
या डायरेक्टली आप देखो 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2 कर दिया और इसको 4 से भाग देती, ये 1 आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक n के लिए 1 आएगा, हर एक n के लिए 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। आपने समझ गया ना आप क्या करना है, आपको इस पे मॉड लेना है, 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 जोड़ देना है। तो ये 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, 4/4 1 आ गया। तो ये तो अगर आपने n को, अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर में आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए तो n की वैल्यू 4 डाल के चारों ऑप्शन देख लेंगे और मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक, यहां पर लेकिन अगर इसे सॉल्व करना हो रियलिटी में, भाई आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, सॉल्व करके क्या करें सर? सॉल्व करेंगे 1 2 3 कहां तक? n तक। n इवन है, क्या है? n है इवन, सम संख्या है n एक सम संख्या। ठीक, x बार निकाल ले बेटा, निकाल लेते। 1 + 2 + 3 + n डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n इंटू n + 1 सॉरी डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2n। n से n चल बसा तो बच गया n + 1/2। क्या बच गया? n + 1/2। अब क्या करें? आप सबके नीचे रख देंगे भाई, n + 1/2 रख देंगे सबके नीचे। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो n/2 + 1/2, है ना, n/2 + 1/2। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं n/2 + 1/2। और अब हर एक के नीचे वैल्यू डाल देनी, 1 2 3 n/2 और 1 सॉरी और n तक। ठीक है, n/2 में 1 जोड़ेंगे, n/2 में 2 जोड़ेंगे, n/2 में n/2 जोड़ेंगे, वैसे बेसिकली n हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा? अच्छा ये बताओ, लॉजिक बता सकते हो क्या? लॉजिक दिमाग लगा सकते हो क्या? सोच सकते हो? सर सोच लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। n/2 इसलिए क्योंकि ये मान लो 8 होता या 20 होता या 30 होता तो 15 तक, 30/2 15 तक इधर ऑब्जर्वेशन होते, उसके आगे 1 2 3 और जोड़ते तो आधी ऑब्जर्वेशन इधर होती, आधी इधर होती। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, एक अच्छी चीज होगी। देखो क्या होता है आपने हर एक के नीचे ऐसा लिख दिया, हर एक के नीचे आपने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखते। और अब आपने सबको सब्ट्रैक्ट करने की चेष्टा करी, माइनस करने की कोशिश करी। तो अभी जैसा आप यहां देखें तो जो आपकी आधी ऑब्जर्वेशन के बाद, है ना, आधी ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी टर्म आता है वो पॉजिटिव आ रहा है, उसी का 2 गुना होता है ऐड करने पर। नहीं आया? अरे आधी ऑब्जर्वेशन है, आपने घटाया, आपने घटाया, अच्छी बात है। घटाने के बाद आपने क्या किया? जब आपने सब्ट्रैक्ट करा तो 2 से मल्टीप्लाई करती है। क्यों किया? क्योंकि इधर भी वही बनेगा माइनस और इधर प्लस, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम हो गया, खत्म। कैसे? देखो अब यहां पर मैंने वही काम किया, मैंने बोला कि यार ये आधा ऑब्जर्वेशन है, 50% हो गया। इसके बाद की जो चीज आ रही होगी, इसके बाद की जो भी चीज आएगी, मैं सिर्फ उसको सॉल्व करूंगा और उसको घटा के लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इधर तो इसी का माइनस आएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n/2 चल बसेगा, तो 1 - 1/2 2 - 1/2 अल्टीमेटली n/2 - 1/2 ऐसा कर। ठीक है, क्योंकि n/2 हर बार कैंसिल हो रहा है, हर बार n/2 कैंसिल हो रहा है, n/2 - 1/2। और अगर आप इधर देखना चाह रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं 1/2 - n/2 1/2 सॉरी 3/2 माइनस n/2, है ना, इस तरीके से 2 - 1/2 3/2, है ना, इस तरीके से ये चीज जो बनेगी वो माइनस की बन रही होगी जो यहां बन रही होगी। क्या ये बात जमती है आपको? देखो ना, 2 2 जा 4 माइनस, आप चेक कर लो, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। ठीक है क्या? तो इधर पे जो बना वो 2 टाइम्स बना, तो मैंने क्या किया, अब मैं इसको देख रहा हूं, 1 - 1/2 प्लस 2 - 1/2 अंत तक n/2 - 1/2
डिवाइडेड बाई n इंटू 2 क्यों? क्योंकि इसकी वजह से 2 आएगा, ये डेल्टा आ जाएगा, इसकी वजह से 2 आया बेटा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जितनी इस तरफ प्लस में थी उतनी ही इस तरफ माइनस में हुई और आपने ऐसा लिख दिया। अब बस काम खत्म हो गया, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो आगे 1 2 3 कहां तक? n/2 तक, माइनस 1/2 1/2 कब तक? n/2 तक। पूरे को 2 से गुणा करना है, डिवाइडेड बाई n। अब सूत्र लगा सकते हैं सर, n/2 वाला सूत्र ना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अरे यार देखो ना, टोटल पद कितने हैं? n/2। बच्चा सोच रहा होगा सर n अगर इंटीजर है तो मान लो 3 हुआ तब तो ये 3/2 इंटीजर आएगा ही नहीं। गधे हो यार तुम लोग। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू इवन नंबर है, तो जब 2 से भाग दोगे तो एक इंटीजर ही तो आएगा। ये n/2 पद है। कितने पद हैं? n/2 पद है, ठीक। तो n/2 इंटू n/2 प्लस 1 माइनस n/2 इंटू 1/2। कितनी दफे? n/2 दफे। और पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइडेड बाई n आया है। अब आप उत्तर बता सकते हैं, आराम से सोचिए। ये आ गया n² बाई, चलो 2 2 2 उड़ा दो, 2 2 और 2 उड़ा दो, ठीक। यहां से आ गया n²/2 प्लस n माइनस n/2 डिवाइडेड बाई n। सही है क्या? चेक करो आराम से। n²/2 प्लस, अच्छा एक चीज और मिस्टेक हो गई, छूट गया है, 2 डिवाइड में आएगा। क्यों आएगा सर? 2 क्यों डिवाइड में आएगा इसमें? दोबारा लिखते हैं, एक चीज छूट गई थी उसको दोबारा लिखते हैं। सूत्र बताओ क्या आएगा? सूत्र आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n/2 इंटू 1/2, ठीक है। पूरे का 2 से गुणा कर डिवाइडेड बाई n, ये आ रहा है आंसर। n/2 n इंटू n+1/2, भाई टोटल पद n/2 है तो n इंटू n+1/2, ठीक, माइनस n/2 इंटू 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि सब में से 1/2 माइनस हो रहा है। आप चेक करो ना बेटा, यहां पे देखो ना ध्यान से, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 और फाइनली n/2 माइनस 1/2, तो n/2 तक जा रहा है, तो ये आया रिजल्ट, ठीक। अब क्या होगा सर? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो अब बताइए क्या हुआ? टोटल को डिवाइड बाई 2 कर दिया है आपने, पूरे को 2 से डिवाइड किया और टोटल n आ रहा है। गुणा करते हैं n इंटू n²/2, तो ये हो गया। अब अपने को 2 कैंसिल करना है, तो यहां से 2 कैंसिल कर दिया, यहां से 2 कैंसिल कर दिया और यहां से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक। ये आ गया n²/4 प्लस n/2 माइनस n/2 डिवाइडेड बाई, ये और ये खत्म, n²/4n, n से n चल बसा, आंसर आया n/4। n की वैल्यू डाल दो 4, काम हो जाएगा। देखो 4 डालोगे तो 1 आएगा, यही सूत्र होना चाहिए, यही आंसर, यही आंसर। थोड़ा सा आपको क्या है ना, एक चीज और हो सकता है, लग रही हो कि सर यहां पर ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको यह बात समझा दी है कि जो डेल्टा है, डेल्टा मीन डेविएशन जो है, वो इस प्रकार से इस रूप में आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है। अब जब ऐसे नंबर्स हैं तो आपको दिख रहा है जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ, मतलब यहां पे देखो, यहां पे ये जितने इस तरफ है उतने ही इस तरफ, और ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले, तो 2 से गुणा ही तो हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? 2 ही से तो गुणा कर रहे हैं भाई, 2 से तो गुणा कर रहे हैं ना आप। इधर वाला हिस्सा, केवल इधर वाला हिस्सा देख लो, इधर वाला हिस्सा, आधे पद के बाद वाला हिस्सा देख लो, ये धनात्मक आएगा, इसका 2 टाइम्स कर देना, इधर वालों को देखने की जरूरत ही नहीं, वरना फालतू कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। ये बना लिया, ये बनाने के बाद आपने क्या है, डायरेक्ट सीधा लिख दिया, ये सूत्र लिख दिया, n इंटू n+1/2, लेकिन n की जगह n/2 डाल, क्योंकि n एक इवन इंटीजर है। क्या है? इवन इंटीजर, ठीक। इसलिए आपने क्या कर लिया, n/2 तक, तो n इंटू n+1, n/2 इंटू n/2+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये n/2 पद है,
ठीक, और उसका 2 से गुणा है बाहर से, तो 2 इसके साथ गया, इसके साथ गया, ये n²/4 हो गया, ये n/2 हो गया, और ये भी n/2 हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, n²/4n बच गया, कैंसिल हुआ, n/4 आंसर आ गया। ये कहानी थी मीन डेविएशन की, मैंने इस फॉर्मूले को लगा करके भी सॉल्व कर दिया। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, n की जगह 2m रख दो, 2m कोई इवन नंबर हो, तो आपको थोड़ा फॉर्मूले लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मूले लगाने पे आसानी हो जाएगी। n की जगह यदि आप 2m रख दें तो बाद में m की वैल्यू n/2 रख देना, फॉर्मूला आ जाए। ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये इसकी मीन डेविएशन की बात होती है खत्म। लेकिन खत्म होने से पहले ना 2-3 बातें और जान लीजिए सर। अब आप देखो ध्यान से ना, x1, x2, xn, इसका मीन x बार था, डेल्टा ये था, मान लो डेल्टा दिया हुआ है, मीन डेविएशन मीन के अबाउट, मीन के सापेक्ष। तो अगर मैं इसको ax1, या चलो पहले मैं एक काम करता हूं, हाँ चलो ठीक है, ax1 लिख देता हूं, ax1, ax2, axn लिख देता हूं। तो अब की बार मीन तो ax बार होगा, लेकिन डेल्टा न्यू क्या होगा आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। निकालें, चेक करिए सर, चेक करते क्या आएगा डेल्टा। डेल्टा निकालेंगे तो x1 इनका डेल्टा निकालना है। तो भाई आप देखो, डेल्टा निकालने के लिए आपने ऑब्जर्वेशंस लिखी, ax1, ax2, axn तक लिख दिया, और मीन लिखा ax बार। जो मीन नया है ना वही लिखेंगे, ये नहीं कि पुराना मीन चिपका के बोले सर यही आंसर आएगा। हाँ हो क्या यार, एकदम पुराना मीन लगा के आंसर ले आओगे तो क्या मतलब हुआ, ठीक है, वो गलत आएगा। अब डेल्टा निकालो, डेल्टा के लिए a इंटू x1 माइनस x बार का मॉड, a इंटू x2 माइनस x बार का मॉड, फाइनली अंतिम में a इंटू xn माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाई n। तो जब आप मॉड a कॉमन लेंगे पूरे में से, आपको मिलेगा मॉड ऑफ x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, इसका मॉड, अंत में xn माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाई n। ये क्या है बेटा, यही तो डेल्टा था, तो इसका मतलब डेल्टा में बदलाव हुआ है। तो डेल्टा न्यू जो है वो मॉड a टाइम्स डेल्टा, a टाइम्स डेल्टा नहीं बेटा, मॉड a टाइम्स डेल्टा, मॉड a इंटू डेल्टा, मॉड a इंटू डेल्टा, मॉड a इंटू डेल्टा, वो निकल के आ गया है। ये बदलाव जरूरी है, समझ में आया। अगर आप स्केल करते हो ऑब्जर्वेशंस को किसी एक फिक्स नंबर से, ये नहीं कि एक को 2 से गुणा कर दिया, एक को 5 से गुणा कर दिया, एक को 7 से कर दिया, और जब आप फॉर्मूला लगा रहे तब तो आप फैल जाएंगे, ये पक्की बात है ना। ठीक है, तो बातों को इसलिए ध्यान से सुने। ठीक, ये समझ में आ रहा है कैसे किया? यस सर। इसका मतलब डेल्टा न्यू का जो वैल्यू है वो ऐसा। अब यदि यही काम मैं ऐसा कर दूं, x1 प्लस बी, x2 प्लस बी, xn प्लस, तो मीन तो हो जाएगा x बार प्लस मीन, और डेल्टा न्यू मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। यहां पे x बार प्लस बी, यहां पे भी x बार प्लस बी, यहां पे भी x बार प्लस बी। तो जब मैं डेल्टा न्यू लिखूंगा तो बताओ, x1 माइनस x बार का मॉड, x2 माइनस x बार का मॉड, xn माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाई n। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। ये तो सर तो चेंज ही नहीं हुआ। यस, यहां पर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? शिफ्टिंग कर रहे हो। टर्म्स अगर बराबर रहेंगी, इस प्रॉपर्टी पर जेई में खूब सवाल आते हैं। बेसिकली सवाल ही इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आते हैं यार, खूब तो क्या है ना। और 10वीं वाली चीज थोड़ी पूछेंगे कि नहीं सूत्र है, माध्यिका का सूत्र पता है और बता दो फॉर्मूला लगा के, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। इन प्रॉपर्टीज पे पूछते हैं। तो अगर आपने ऐड करा तो ऐड करने पर जब आप घटाओगे ना तो बी से बी चल बसेगा, बी से बी चल बसेगा। इसका मतलब आपको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, लेकिन गुणा करने पर फर्क पड़ता है। ठीक,
गुणा करने पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, यस सर। तो ये कहानी अपने को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस प्रसरण, इस पे चलते हैं। आखिरी दो चीजें बची, एक तो वेरिएंस और एक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीजें बची हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखो कहानी लिखी हुई है पूरी पूरी, है ना सर। ये कहानी क्या है, चलो समझाते हैं आपको। लिखा है ना, प्रसरण एक माप है जो माध्य से वैयक्तिक पद के विचलन पर आधारित है। ध्यान देवे कि माध्य की परिभाषा में विचलनों का योगफल का परिमाण शून्य है। ये तो खैर आपको सबको पता ही है कि भाई ठीक है, विचलनों के योगफल का परिमाण शून्य है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। जोड़ना है तो यार वैसे ही 0 ही आएगा, है ना। तो अब आगे इस कहानी को आप पढ़ लेंगे, ये तो कहानी लिख दी गई है। दो सूत्र होते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस। ये होता है वेरिएंस। वेरिएंस बोले तो प्रसरण, ठीक है, वेरिएंस बोले तो प्रसरण। प्रसरण की जो वैल्यू है वो है सिग्मा, और वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, i बराबर 1 से। एक तो ये सूत्र, ये हो गया वेरिएंस। वेरिएंस के साथ एक और चीज आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। स्टैंडर्ड मतलब मानक होता है, मानक, और डेविएशन मतलब विचलन होता है। मानक विचलन, मानक विचलन जो होता है वो होता है वेरिएंस का अंडर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी कि सिग्मा, ठीक। ये दो बातें होती हैं, एक तो होता है सिग्मा स्क्वायर जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, धनात्मक वर्गमूल, ठीक है, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक वर्गमूल। ये भी कुछ आपको ऐसा नजर आता है कि मानक विचलन टाइप का, सॉरी मानक विचलन नहीं, मीन डेविएशन टाइप का है, माध्य विचलन जैसा है, बस इस पे क्या है, मॉड की जगह वर्ग लगा हुआ। तो इसकी प्रॉपर्टी भी लगभग वैसी ही रहेगी जैसी डेल्टा की। शिफ्टिंग से फर्क पड़ेगा, स्केलिंग से फर्क पड़ेगा, सर पड़ेगा। और शिफ्टिंग से, सर शिफ्टिंग से आपने बोला पड़ेगा तो मैंने बोल दिया था यार, मतलब मान लोगे क्या, मैं तो बोल रहा हूं अभी कि शिफ्टिंग से पड़ेगा क्या, स्केलिंग से पड़ेगा क्या, सोचो, देखते हैं अभी, है ना, देखते हैं। जैसे वही ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn, यहां पे सिग्मा स्क्वायर है और x बार। अब मैं क्या कर रहा हूं, ax1 कर दे रहा हूं, ax2 कर दे रहा हूं, axn कर दे रहा हूं। मीन तो ax बार हो गया, और विचलन मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, वेरिएंस मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, देखते हैं। सिग्मा, अब इनके नीचे क्या डाल दो, ax बार, ax बार, ax बार। सिग्मा n का वर्ग कितना हुआ, a इंटू x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, a इंटू x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई a इंटू xn माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या हुआ, a स्क्वायर बाहर लिया तो ये आ गया x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर, अंत में xn माइनस x बार का होल स्क्वायर बटा n। यही तो अपना सिग्मा था बेटा, सबके वर्गों का आपने डेविएशन लिया और वर्क कर दिया, डेविएशन लिया वर्क कर दिया, फिर माइनस किया वर्क कर दिया, सब में से माइनस करने के बाद वर्ग लेने के बाद n से डिवाइड किया, तो यानी कि सिग्मा न्यू का जो वर्ग, मतलब जो सिग्मा न्यू है वो आएगा a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो सिग्मा न्यू का स्क्वायर है वो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से जब आप कोई चीज जोड़ेंगे, ये स्केलिंग है, स्केलिंग गुणा करने पर, पदों में किसी संख्या का गुणा करने पर ये बदलेगा, लेकिन पदों में किसी चीज को ऐड करने पर, x1 प्लस बी लिखा, x2 प्लस बी लिखा,
xn प्लस बी लिखा। अब नहीं बदलेगा बेटा, अब नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वापिस डिफरेंस लेने पर किस्सा ही खत्म हो जाएगा। x1 माइनस एक्स बार का वर्ग, x2 माइनस एक्स बार का वर्ग, किस्सा खत्म, अब नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जो बात मैंने बताई थी उसको ध्यान से सुना। सर आपने तो बोला था बदल जाएगा, नहीं बदलेगा भाई, मैं तो पूछ रहा था आपसे। ठीक है, यहां पर सिग्मा न्यू का जो स्क्वायर है वो वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा। ठीक है, पहले जो था वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एडिशन में कोई बदलाव नहीं होता है यदि सेम पद ऐड किए जा रहा है। ये नहीं कि अलग अलग पद ऐड करो, अलग अलग ऐड करोगे फिर तो बदलेगा ही, सेम ऐड करोगे तो नहीं बदलेगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है ये बात? ओके है? यस सर। तो एक सूत्र और होता है सिग्मा स्क्वायर का, वो यहीं लिख देते हैं, कहां गया है ना, ये रहा। एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी उसका भी यूज बताऊंगा कहां होता है। एक सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आई बराबर 1 से n। दो अलग अलग सूत्र होते हैं सिग्मा निकालने के, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अब ये ऐसे ऐसे अजीब से दिखते हैं ना कि बच्चा परेशान हो जाता है कि सर यूज कैसे करेंगे, कैसे वो करेंगे। तो सवाल करवा रहा हूं मैं, है ना, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यार ये सूत्र क्या है, मैं भी जब पढ़ता था ना तो मुझे भी ऐसे फॉर्मूले दिखते थे तो थोड़ा अजीब लगता है इनिशियली, शुरू में। लेकिन क्या होता है कि जब आप इसको यूज करना आ जाए ना तो फॉर्मूले याद करना में तो बहुत बहुत छोटी सी चीज। अगर आपको एकदम बोलूं कि नहीं अभी ऐसे ही याद करो तो मुश्किल होता है, लेकिन जब आप सॉल्व करके चीजों को याद कर लेते हो ना तो अपने आप याद हो जाता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये यहीं से आता है वैसे तो, लेकिन अभी अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ठीक है ये वाला सूत्र लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, दोनों का वर्ग है, और 1/n समीशन आई बराबर 1 से n एक्स आई स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो हमको आसान पड़ेगा हम वो यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, एक सवाल करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता ही दिया आप, है ना, ये तो बता ही दिया, तो बस केवल लिखा हुआ है। अच्छा, ये टेबल किस चीज के लिए है? ये टेबल है याद रखने की, सबसे जरूरी जो है ना इस पूरी पिक्चर में ये टेबल है। ठीक है, पूरी पिक्चर में सबसे जरूरी ये टेबल है। सर कैसे? ऑब्जर्वेशन यदि x1 x2 x3 xn हुई तो माध्य क्या होगा? x बार। माध्यिका क्या होगी? xm मान लिया। मोड क्या होगा? बहुलक xm। अच्छा, मोड क्या होता है ये पता है ना आपको? मोड जो होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जो पद सबसे ज्यादा बार आता है किसी ऑब्जर्वेशन, वो मोड कहलाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बार आता है। ये पढ़ा भी है अपने 10th क्लास में, पढ़ा, 10वीं पास करके आए हो, है करिए सर, कर लिए सर, मतलब ईमानदारी से कि घुस दे के पास हुए हो, नहीं सर ईमानदारी से सर। ठीक है, ओके। मीन डेविएशन, माध्य विचलन, है ना, माध्य विचलन क्या है? मीन डेविएशन, इसको हम डेल्टा कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं सिग्मा, और इसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर प्रसरण। मानक विचलन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ax1। अच्छा, अब ऐसा हुआ तो मीन जैसा बदलेगा वैसा ही मीडियन बदलेगा, वैसा ही मोड बदलेगा, लेकिन ये मॉड के साथ आ जाए, ये ए स्क्वायर के साथ आ जाए। अब अगर तुम्हारे अंदर समझदारी है तो इसका जवाब दो, क्या होगा? सर यहां पे a इंटू सिग्मा आ जाएगा। गधाओ, ए नहीं, मॉड ए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं दादा, इसलिए। अरे इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो ए अगर नेगेटिव हुआ, मान लो -2 का गुणा किया, तब तो फंस जाओगे ना, इसलिए मॉड ए इंटू सिग्मा, है ना। आसान है? यस, ये चैप्टर बढ़िया है, आसान है। यहां पे आएगा x बार प्लस बी, एक्स एम प्लस बी, एक्स छोटू एम प्लस बी। यहां पे चेंज नहीं होगा, यहां भी चेंज नहीं होगा, और यहां भी चेंज नहीं होगा। ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों ऑपरेशन साथ में कर दिए, फिर क्या होगा सर? फिर
ये हो जाएगा ए एक्स बार प्लस बी, ये हो जाएगा ए एक्स एम प्लस बी, ये हो जाएगा ए एक्स छोटू एम प्लस बी, ये हो जाएगा मॉड ए इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा मॉड ए इंटू सिग्मा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, बस रटने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली रटने का मतलब याद तो वैसे भी हो जाएगा अगर आप ढंग से देख रहे हो लेक्चर को, तो इस क्लास के एंड में सारी चीजें याद ही हो जाएंगी। फैक्ट यही है, अगर आप ईमानदारी से बैठे हो। ये नहीं कि आप ईमानदारी से नहीं बैठे तो फिर यार कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहानी का सार समझ में आया? ये पूरी कहानी का अब तक जो मैं पिछले 1 घंटे से जो भी बात कर रहा हूं, 1.5 घंटे से, वो उस कहानी का जो सारांश है वो यही है। यही चीज उसका सारांश लिखा हुआ। कोई समस्या है? थक गए? थकना नहीं है भाई, पढ़ना है ना, क्योंकि आपके हाथ में आपका भविष्य है ना। कभी कभी लगता होगा ना सर ये क्या अजीब अजीब से फॉर्मूले हैं, बड़ा मन विचलित हो जाता है क्योंकि विचलन पढ़ रहे हैं तो बहुत परेशानी होती है, सर कैसे क्या करें, है ना। तो टेंशन ना लो यार, आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, है ना। इसलिए प्लीज पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, चालू रखें अपनी पढ़ाई, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 52 है तथा लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 42 है तथा लड़कियों के अंकों का संयुक्त रूप से औसत 50 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत। वैसे ये सवाल तो मीन का हो गया, मैं आपको ये सवाल होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन मैं ये कराना चाहता हूं कि आप एक बार ना और चीजें एक और लॉजिक से मीन सोच लें। एक कक्षा में जो लड़के हैं उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 52 है। तो मान लेते हैं जो लड़के हैं वो कितने हैं? x, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है भाई? वो मान लेते हैं y। अब आपसे बोला गया है लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 52 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लड़के ऐसे होंगे बॉय 1, बॉय 2, x वाला बॉय, तो b1 प्लस b2 x वाला लड़का डिवाइडेड बाई x बराबर 52। कहानी तो यही कहती है भाई, मेन तो यही होता है। 52 है तो अच्छी बात है। तो आपने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, b1 b2 b3 सबको जोड़ दिया, वो आ गया 52x। ये हमने यहां से जानकारी इकट्ठा कर ली। bx समझ रहे हो ना, मतलब अरे भैया पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, x वाला लड़का, क्योंकि उनका टोटल संख्या ही x है, 50 हो, 30 हो, 40 हो, ऐसा आ गया। लड़कियों का क्या होगा देखते हैं। g1 g2 gy इन सभी को जोड़ दो, g1 g2 gy डिवाइडेड बाई y। ये कितना है भाई? सर ये है 42, ओके 42। तो g1 प्लस g2 सबका योग कितना आया? ये 42 वाला। अच्छा ये g1 g2 मतलब ऐसा नहीं कि पहला लड़का दूसरा लड़का, पहले लड़के के अंक ठीक है, पता लगे पहले लड़के को जोड़ रहे हो, दूसरे लड़के को जोड़ रहे हो, तीसरे लड़के को जोड़ोगे। अबे लड़कों को थोड़ी जोड़ेंगे यार, लड़कों को नहीं जोड़ेंगे, लड़कों के नंबर को जोड़ेंगे, उनके मार्क्स को ऐड कर रहे, तो ऐसा। अब बोल रहे हैं लड़कों 42 हो गया ना, औसत अंक 42 इंटू x। लड़कों तथा लड़कियों के अंकों का संयुक्त रूप से औसत 50 है। संयुक्त रूप से औसत 50 है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपसे b1 प्लस b2 bx तक प्लस g1 प्लस g2 प्लस gy तक। इसीलिए आप ज्यादा फॉर्मूले रटने के चक्कर में ना पड़े, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी वही याद करवाएं, बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। इसको x प्लस वाई से भाग दोगे तभी तो टोटल संख्या कितनी है, लड़के x हैं लड़कियां y हैं, x प्लस वाई जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद कितना आ रहा है? ये कितना 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, यस सर ये 50 आ रहा है, 42 और 52। ये हिस्सा 52x है और ये हिस्सा 42y।
52 है ना, 52 है, चेक कर लो एक बार, 52 और 42, 52x 42y बटा x प्लस वाई बराबर 50। इसको उधर ले जाके गुणा कर दिया तो 52x प्लस 42y बराबर 50x प्लस 50y। तो 52 में से 50 गया सर 2x, ये 8y, यानी कि x बाई वाई बराबर 4। क्या पूछा भाई, लड़कों और लड़कियों को औसत पूछा है क्या? अच्छा, औसत थोड़ी पूछा है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां से देख लेते हैं, x बराबर 4y, x बराबर 4y, लड़कों का प्रतिशत निकालना, कितने लड़के होंगे, कितने परसेंट लड़के होंगे, कितने परसेंट लड़के होंगे ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ऐसे लिखते हैं ना, बटा टोटल संख्या गुणा 100, काम खत्म हो गया। लड़कों की संख्या कितनी है, x, टोटल संख्या x प्लस वाई, इसको किससे गुणा किया, 100 से, यानी कि x कितना, x, अच्छा x की वैल्यू 4y या y की वैल्यू x बाई 4, तो x प्लस x बाई 4 इंटू 100। यार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y की वैल्यू x बाई x प्लस x बाई 4, यानी कि 4x बाई 5 इंटू 100। कितना आया भैया, ये हो गया 20, यानी कि 80%। मेजॉरिटी में लड़के हैं 80%, 80% लड़के हैं भैया, 80%। तो लड़के हो गए 80%, मतलब अगर 20 लड़कियां हैं तो 80 लड़के हुए, अगर 100 लोग हैं क्लास में तो। सीधी सी बात है, ये x इज इक्वल टू 4y भी अपने को यही बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है अपने से कह रहा है कि माना एक समष्टि पॉपुलेशन ए में 100 प्रेक्षण, ऐसे करके। अब अगर इस वाले फॉर्मूले में सॉरी, इस वाले ऑब्जर्वेशंस में अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, हालांकि लगाना है तो लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा क्या है, पहले ये देख लो, वीए और वीबी का रेशियो देखते हैं, क्या पता कोई रिश्ता निकला है। तो पॉपुलेशन ए में, मतलब एक घर में गए, वहां 101 लोग मिले, दूसरे में 102 मिले, ऐसे करके 200 हो गए। घर क्यों बोलते हैं, जिला क्यों नहीं बोलते, ठीक है यार। देखो उससे अपने को क्या करना है, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। ये 151 है, ये 152 है, और आखिरी वाला 250। इसके लिए VA है, यानी कि मान लेते हैं सिग्मा स्क्वायर ए, और इसके लिए VB है, मान लेते हैं सिग्मा स्क्वायर बी। सारी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी। ये सब कुछ क्लियर है। क्या आपको दोनों में कोई समानता नजर आ रही है, दोनों ऑब्जर्वेशन? अगर आप आराम से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सोचे तो कलाकारी करी हुई है सवाल में, क्या की हुई है। ये लिखा है 101 प्लस 50, ये लिखा है 102 प्लस 50, आखिरी वाला लिखा है 200 प्लस 50, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 50 का एडिशन है, योग है। मतलब अतः VA बराबर VB, VA बराबर VB, यानी कि VA बटा VB कितना आया, 1 आया, 1:1 आया, 1:1, यानी कि आंसर आ गया 1। ये 1/1 यानी कि 1 आ गया डायरेक्टली। ठीक है, ये सरल सवाल है ना, एक लाइन में हो गया, दिख रहा था इतना बड़ा है, सब पूरा निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। पहली 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण ज्ञात। ठीक है यार, इसको भी ज्ञात कर लेंगे भाई। 2, 4, 6, 8, 100 है ना। दो तरीके हैं, एक तो आप दूसरा वाला भी सूत्र लगा सकते हो। चलो पहले वाले सूत्र से पहले मैं बता देता हूं। तो आपने क्या किया, x बार निकाल लिया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 100 तक डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि 50 सम संख्या है, 2 कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा 1, 2, 50 तक बटा 50 हो गया 2 इंटू 50 इंटू 51/2। ये आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, 2 कॉमन लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 50 तक आ गए। तो 50 तक का सम 50 51 बटा 2, और 50 नीचे है, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो 51 आ गया। अब आप चाहो तो 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 100 लिखो,
और यहां पे लिख दो 51, यहां पे भी लिख दो 51, यहां पे भी लिख दो 51 और 50, और अब घटा करके वर्क कर दो। तो 2 माइनस 51 का वर्क प्लस 4 माइनस 51 का वर्क। सर ऐसे तो ये हम करते ही रह जाएंगे, ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, ये तो बहुत मेहनत वाला काम। वर्क कर दिया, सही बोल रहे हो, ये इस तरीके से बहुत मेहनत वाला काम है, आंसर लाने में तकलीफ हो जाएगी। फिर क्या करें, फिर दूसरा तरीका है, कौन सा, ये वाला, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये क्या है, 1/50, एक्स आई का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 100 का वर्ग। सिग्मा स्क्वायर नहीं पता, एक्स बार पता है 51 का वर्ग। यहां से आप हल करके ले आइए, 51 का वर्ग है ना बराबर 1/50, 2 का वर्ग यदि कॉमन लिया जाए तो बचेगा अंदर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, कहां तक, 50 के वर्ग तक। और अब अपने सबको सूत्र पता है, 4/50 इंटू एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर पढ़ा है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 101, 2 इंटू 50 प्लस 1 101/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके आगे होमवर्क है, यार कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार, मतलब इतना भी मत सताओ मजलूम को, है ना ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई आपको, दोनों फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया कि भाई ये सूत्र आप लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या लगाने की हिम्मत रहेगी, नहीं सर ये बहुत ही वाहियात हो रहा है, वर्ग 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 पता नहीं कहां तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है, फॉर्मूला लगाया ही नहीं ये वाला। हमने कौन सा लगाया, हमने ये वाला लगाया, ठीक है, ये वाला लगाया, इसको मेथड नंबर 2 बोल दिया। यहां से हमने इसको सॉल्व करके ले आया और यहां से अब आंसर आ जाएगा। अब आप 51 का वर्ग कर ले, वर्ग नहीं भी करना है तो 50 से 50 काट सकते हो, है ना, ये आप 6 से भी काट सकते हो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, 3 से वैसे ही कट जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अलग ही एक इंटीजर ही आंसर आएगा, इंटीजर आंसर आएगा तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ये दोनों तो वैसे ही खत्म, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब देख लीजिएगा क्या आंसर आता है, ठीक है, आगे बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ठीक है, क्या बोला है, आंकड़ों के 2 समूह, प्रत्येक का आकार 5 है। आकार 5 का मतलब 5 उसमें ऑब्जर्वेशन, प्रसरण 4 और 5 दिया गया है और संगत माध्य, संगत मीन जो है वो इतना दिया गया। तो मैंने माना कि भाई एक ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x5, इसके लिए जो सिग्मा स्क्वायर है वो है 4 और जो मीन है वो है 2। फिर y1, y2, y5 तक, इसके लिए जो सिग्मा स्क्वायर है वो है, ये सिग्मा x मान लो, ये सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर 4, सिग्मा y स्क्वायर कितना है बेटा, वो 5, और संगत माध्य कितना है, y बार कितना है, y बार कितना है, संगत माध्य है 4, संगत माध्य 4 है। दोनों चीजें पता है। वो बोल रहा है कि आंकड़ों के संयुक्त समूह, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि यदि मैं x1, x2, x5 और y1, y2, y5 तक देख, इसके लिए सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ। क्वेश्चन समझ में आ गया, सवाल समझे आप, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा सूत्र फायदेमंद लगेगा, कौन सा वाला, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वाला, वो लग जाएगा, वो फायदेमंद, उससे आंसर जल्दी निकल आएगा। अब करते हैं सॉल्व करने के लिए अपने को पता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 1/5 इंटू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर 5 गुणे सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 4 है, 4 ही है ना यार, नहीं यार 4 है, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर 2 का वर्ग, ये हो गया 5 इंटू 4 और 4 8, 8 पंचे 40, ये 40 आ, यहां से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 40, रहने दो, ठीक। और देखते हैं
इसी तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आया, प्लस वाई बार का स्क्वायर बराबर 1/5 सिग्मा वाई आई का स्क्वायर। तो सिग्मा वाई आई का स्क्वायर आ गया 5 गुणे, बताओ सिग्मा वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर, वो 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये आ गया कुछ यार 25 और 16। सिग्मा वाई आई स्क्वायर 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यार एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर है 5 है सिग्मा स्क्वायर, मतलब यहां पर गड़बड़ है, यहां पर एक्चुअली जब भी सोच रहा हूं इतना बड़ा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो 16 और 5 हो गया 21, है ना, 16 और 5 21 इंटू 5 105, ये आ गया सिग्मा वाई आई स्क्वायर। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं ये दोनों मिल गए। अच्छा आप ये बताओ सिग्मा एक्स आई बटे 5 ये एक्स बार होगा और एक्स बार की वैल्यू 2 है, तो 5 दूना 10 हो गया, मतलब सिग्मा एक्स आई का वैल्यू हो गया 10, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x5 ये 10। सिग्मा वाई आई कितना सर, सिग्मा वाई आई है, अच्छा इसको डिवाइड बाई 5 किया तो ये वाई बार हो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वाई बार का वैल्यू इसका वैल्यू 4 है, कितना है यार 4 है इसका, है ना, देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। 4 इंटू 5 हो गया, सिग्मा वाई आई का वैल्यू हो गया 20, यानी कि y1 प्लस y2 कहां तक, y5 तक, ये हो गया 20, तो दोनों वैल्यू मिल गई, एक 20 और दूसरी 10। अब आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। अब फाइनली हो सकता है ईश्वर की दया से सवाल हो ही जाएगा। तो हमने ऑब्जर्वेशंस को मान लिया x1 x2 x5 y1 y2 y5 तक, और इसका जो मीन है ना, मीन, इसका मीन ले लिया x बार, बड़ा वाला x बार, और इसको ले लिया सिग्मा स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, लेकिन उसके लिए ये चाहिए, क्या करें सर, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, x1 x2 इन सभी को जोड़ूंगा और डिवाइड बाई, इन सभी को जोड़ूंगा, x5 y1 y2 y5 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल समूह में कितने ऑब्जर्वेशन है सर 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ये हिस्सा बताओ कितना है, देख लेते हैं यार कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, और एक हिस्सा आ रहा है 20, वेरी गुड, ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 20, 10 बटा 20 बटे 10, यानी कि ये कितना हो गया 10 प्लस 20 30, 30 बटा 10 3 हो गया, एक्स बार का वैल्यू 3 आता। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो सूत्र हमने पढ़ा है वो लगाते हैं। कौन सा सूत्र, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 1/10 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, कहां तक, x5 के स्क्वायर तक, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर कहां तक, y5 के स्क्वायर तक। सही है, एकदम सही है सर। अब बस काम हो गया। अब तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बोलो, नहीं पता, यही तो निकालनी है सर। अच्छा एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1/10। अब बताओ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर तक, ये हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ये 40 आ रहा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x5 स्क्वायर तक 40, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, ये कितना आएगा 105, रख दो वैल्यूज, 40 और 105, तो ये हो गया 145/10 माइनस 9, ये सिग्मा स्क्वायर आ गया। सिग्मा स्क्वायर आ गया 55/10, शायद 145 में से 90 जाएगा 55 आएगा। और अब अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 11/2 आ जाए। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है 11/2? कहीं है, कहीं तो है, कहीं तो है। ऑप्शन बी इज 11/2। तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप जोड़ मोड़ के कैसे भी करके, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो बिना दिमाग लगाए तो आंसर्स आएंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर में बेसिकली कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ही दी होती है 5। जैसे मैंने 5 का 25 कर दिया था ना, वो आप गलती ना करें एग्जाम में, सिग्मा स्क्वायर है ये पूरा, तो 5 ही लिखा जाएगा, ठीक।
इसी सवाल के साथ हम इस कक्षा का करेंगे अंत, क्योंकि यहां पर हमने सारी चीजें सीख ली। ठीक है, ये 11/2 आ गया। यस सर, ठीक। चलो इस कक्षा का करने वाले हैं अंत। वही वाला श्लोक है यार कि भैया आपका जीवन जो है बहुत कीमती है ना, उसका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। वो कैसे होगा? वो पढ़ाई करके होगा। आप अपनी पढ़ाई में संलग्न रहिए, विद्या में संलग्न रहिए, सारी चीजें वहीं से आती, वहीं से प्राप्त होंगी, बाकी तो सब जीवन है ना। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद आप सभी का। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।